चलिए देखते हैं हम लोग समाजवाद। एक्सरसाइज है हम लोग का इतिहास का, ये दूसरा चैप्टर है ना, इतिहास का ये सेकंड चैप्टर है। क्या हुआ, मत लिखिए अब कोई भी कुछ भी, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 2 इतिहास का, चैप्टर का नाम है साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, वही साम्यवाद एवं समाजवाद। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। समाजवाद एक अवधारणा है कि जो भी कार्य होगा वो सभी के लिए होगा, कोई एगो के लिए नहीं होगा। इसी चीज को कहा जाता है समाजवाद। क्या कहा जाता है उसको? समाजवाद। जैसे कोई काम निजी होता है कि वो अपने लिए ही कर रहा है, जैसे नोटबंदी हुआ था, वो निजी नहीं हुआ था, वो समाजवाद जैसे चला गया, वो सबका नोट बंद हो गया, चाहे वो नोट बक्सा में था चाहे पॉकेट में था। और वैसे ही समाजवाद एक ऐसा काम है जिसके कारण, जिसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है। अब समाजवाद की भावना कैसे होगा आप देखिएगा। शुरू शुरू में ये अंग्रेज आए तो अच्छा बताइए, अंग्रेज आए तो समाजवाद लेके चल रहा था कि अपना निजी लाभ लेके चल रहा था? निजी लाभ था उनका, उसमें समाजवाद कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी किया है वो अपने देश के लिए किया है, हम लोग के लिए थोड़ा ना कुछ किया है, तो वो निजी कहलाएगा। अब इसका विरोध कब से हुआ? समाजवादी भावना का उदय कब से हुआ? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, कुटीर उद्योग क्या हो गए वहां पे समाप्त हो गए। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुआ, उद्योग खुला, तो उस समय कुटीर उद्योग किसको कहा जाता है? जैसे कि गांव में छोटा मोटा कोई काम करके पैसा कमाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाता होगा, बेना बनाता होगा, छोटा मोटा टोकरा टोकरी बनाता है। तो ये सब कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। टोकरा टोकरी की जगह वो प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक का छोटा छोटा बर्तन आने लगा। इसके बाद में मिट्टी के बर्तन के जगह वो प्लास्टिक का बर्तन, फाइबर का बर्तन आ गया। पत्तल बनता था पहले, पतई का, खाए हैं या देखे हैं? केवल पतई का पत्तल रहता था, उसमें सीक लगाया हुआ रहता था, वो दांत में बड़ी बढ़िया था, दांत में कुछ फंसता था है? हाँ, रासा उसमें से चू जाता था नीचे, लेकिन एक फायदा भी था कि रासा उसा चूता भी था, कुछ फंसता था तो वहीं में के सिकिया निकाल के आता था, वैसे खोद के फिर फिट कर देता था आदमी, ये चलता था। अच्छा, वो कोई कंपनी में तो बनता नहीं था, वो कहाँ बनता था? लोकल घर में बनता होगा किसी किसी का। तो इसी चीज को कहा जाता है कुटीर उद्योग। लेकिन अब क्या चलने लगा? फाइबर, फाइबर का सब कुछ पता लग गया, कुछ नहीं चूता भी है, सस्ता भी पड़ता है, फेंक भी देता है आदमी, तो ये सब है। अच्छा ये देखो, ये खत्म क्यों हुआ? मान लो कि वो बम्पर सिस्टम उस समय रहता तो पता चलता कि आदमी दाल खाया कम है, नहाया ज्यादा है दाल से, ऐसे लेके घूम रहा था, घूलता बह करके नीचे वो शर्ट पैंट पे सब पूरा तरह से गंदा हो गया है। अब का पतल कम से कम आता है, चूने का तो डर नहीं ना है, वो तो एकदम चूहेगा ही चूहेगा वो। तो यहां से अब देखो, मशीनीकरण हुआ, कुटीर उद्योग क्या हो गए? पूंजीपतियों के निहित स्वार्थ के कारण श्रमिकों का जीवन स्तर निरंतर गिरने लगा। मजदूर पूंजीपति के दया पर जीवित थे। उस समय इतना दयनीय स्थिति आया कि मजदूर, अरे अब थोड़ा सा मजदूर ढेर ठीक हो गया है, पहले मजदूर को कुछ नहीं समझा जाता था। अभी भी गांवों में बेगारी करने वाले आदमी होते होंगे। बेगारी किसको कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कोई कोई होता होगा। बंधुआ किसको कहा जाता है? वो कहीं नहीं जाएगा अब,
वो जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा, उसी को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। उसके लिए कुछ नहीं करना है, 2 वक्त का खाली भोजन दिया जाता है, 2 वक्त खाली। जिसे कटप्पा जो था, बाहुबली देखिए आप लोग, उसमें कटप्पा जो था वो बंधुआ मजदूर था। किसका? भल्लाल देवा का। भल्लाल देवा था ना वो जौन वो मारा था, तो ओकर कोची था, वो बंधुआ मजदूर था। तो उसको क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। सुनो, अब मजदूर केवल किसके दया पर जीवित थे? पूंजीपति के दया पर। अब समाज का जो बंटवारा है वो 2 भागों में हो गया। कौन कौन सा? एक हुआ पूंजीपति वर्ग, और एक कौन सा वर्ग हुआ बबुआ? श्रमिक वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? पूंजीपतियों का आर्थिक स्तर समृद्ध होता जा रहा था, मतलब पूंजीपति बहुत आगे निकलते जा रहे थे और श्रमिकों का जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा था। अगर ऐसा परिवर्तन आएगा तो जरूर कोई ना कोई मसीहा बन के भी उसी समय कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्ति विचारकों जैसे सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स द्वारा श्रमिकों का मार्गदर्शन किया गया। उसी समय कुछ आ गए बुद्धिजीवी बताने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ ये गलती हो रहा है, देखो तुम्हारे साथ ये गलती हो रहा है। और इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित इस आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। कड़ी आलोचना किसको कहा जाता है? निंदा करना, बताना कि ये गलती है। जैसे थोड़ा मोड़ा कड़ी आलोचना आज हम किए हैं, थोड़ा सा किए हैं ना, तो उसी को ये लोग क्या किया? बताया कि देखो ये गलती है, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ये दिक्कत करेगा आगे चल करके। ये सब महान विचारक आया, ठीक है। ये पूंजीपति थे, अमीर होते जा रहे थे, और ये श्रमिक वर्ग थे जो गरीब होते जा रहा था। तो इन सबको बताने वाला तो कोई चाहिए ना कि देख तू ये गलती कर रहा है, तू मेहनत कर बढ़िया से, तू आगे निकलेगा। अब सुनो, समाजवाद का भावना। कार्ल मार्क्स से पूर्व यूटोपियन समाजवादी आते थे। एक बात ध्यान देना, यूटोपियन को रॉ मत समझना, ये सच में आप लोग लिखे होंगे तो आया होगा। यूटोपियन नहीं आया है, यूटोपियन होता है ये। तो जो कार्ल मार्क्स, देखो बताते हैं, कार्ल मार्क्स से पहले कुछ समाजवादी आए थे और कार्ल मार्क्स से बाद में भी समाजवादी आए। तो कार्ल मार्क्स से जो पहले आए थे, उसके पहले समाजवादी जो कहलाते थे वो कौन सा समाजवादी कहलाते थे? यूटोपियन। और कार्ल मार्क्स के जो बाद में आए वो कौन था? वैज्ञानिक समाजवादी कहलाया। अब यूटोपियन समाजवादी में देखो ये सब का डिटेल्स आया है। ये केवल कल्पना लोकीय था। कल्पना लोकीय मतलब केवल कल्पना करने वाला कि ऐसा होता, ये चीज होता, स्वप्नदर्शी था। जैसे पहला आया सेंट साइमन, ये सेंट साइमन है, सेंट साइमन आया, ये फ्रांस का था। इसके अनुसार बताया कि समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बावजूद मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अनुसार सभी को उसकी क्षमता और कार्य के अनुसार अवसर मिलना। ये क्या बताया था? ये बताया कि देखो भैया, समाज में सबको मिलजुल के रहना है सबसे पहले। दूसरा चीज क्या बताया कि जो प्रकृति है वो एक आदमी का खैरात नहीं है, वो सबका है। इसका सब कोई मिल करके दोहन करे। दोहन का मतलब जैसे कि हम जितना यूज कर रहे हो तुम भी करो, वो भी करो, ये इसका विचार था, ये बताया। दूसरा है आपका चार्ल्स फोरियर, ये भी फ्रांस का था, आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। अब ये देखो, ये बोलता था कि ये उद्योग धंधा ही नहीं होना चाहिए, धंधा होना चाहिए, मशीन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं आना चाहिए। वो जानता था कि जिस दिन टेक्नोलॉजी आएगा उस दिन ये मजदूरों को दिक्कत करने वाला। अच्छा, आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आज भारत में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है। आज से 10 साल पहले तुम खाली चले जाओ,
तो उस समय जो तुम लोग, चाहे हम लोग ये गूगल पे 1 सेकंड में सर्च कर रहे हैं ना कुछ भी, 1 सेकंड में, अब ये जो फाइल लिए हैं हम, ये 35 MB का फाइल है, ये 35 MB डाउनलोड होने में 5 घंटा 8 घंटा लगता था। आज से केवल ज्यादा नहीं, 2015 का बता रहे हैं, जब तक ये जियो लेके नहीं आया था तब तक ये 5 मिनट 10 मिनट लग जाता था डाउनलोड होने में। आज कैसे सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड डाउनलोड जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ा, तो इसके कारण क्या बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। अब जो जैसी भी काम कर रहा है 1 घंटा में, वो 10 दिन लगेगा मजदूर को करने में, तो दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, वहां से तो मजदूर का खा गया वो सब। तो ये बिल्कुल ही क्या कहता था कि आधुनिक औद्योगिकवाद, टेक्नोलॉजी ही खराब है। ई बोलता था, चलो बोलो, ये सेंट साइमन क्या बोलता था कि प्रकृति का जो दोहन है वो सब कोई मिलके करे। ये क्या बोलता था कि टेक्नोलॉजी को, औद्योगिक उद्योग को बढ़ाना सही नहीं है। इसके अनुसार श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। कहता था कि बेना बनाइए, डाली बनाइए, दिया बनाइए, लौतर मत बना दीजिए, दिक्कत हो जाएगा इससे। खैर आज तो ये सही बात साबित हुआ। इसके बाद आया वो लुई ब्ला। ये मात्र एक ऐसा यूटोपियन था जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया और बोला कि अगर आप चाहते हैं कि अधिक सुधार किया जाए, मजदूरों का सुधार किया जाए, तो सबसे पहले इन नेताओं का सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नेता सुधरेगा नहीं, तब तक किसी को सुधरने उधरने देगा। ये सब अपना झोली भर रहा है, बैठ के कर रहा है लोग। तो यही बात अब सुने होंगे आप, 1000 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला, ये सब कहे जेल जा रहा है। जेल का कोनो पार्क है कि जा रहा है घूमने के लिए कि तू चल हम आवतनी पीछे से। घोटाला कर रहा है, घोटाला में कोर्ट देख रहा है कि लोगों पे गड़बड़ है, ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे कि कहां से पैसा आया, हो गया दिक्कत, चलिए जेल में। अब जेले ते को है। तो ये क्या कहा कि सबसे पहले किसको सुधार करना होगा, राजनीति को सुधारना होगा, तब जाकर के ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो कुछ भी दिक्कत ये खत्म होने वाला नहीं है। आगे आया रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन क्या बोला, ये फ्रांस का था, दोनों खतरनाक था। फ्रांस का यूटोपियन था, फ्रांस के बाहर का यूटोपियन था। इसका जन्म 14 मई 1971 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ। ये बोला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। मतलब अगर आप काम करा रहे हैं, मजदूर आपके काम से खुश होके जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका काम वो कभी रुकने नहीं देगा। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। उसके लिए इसने क्या किया, उसके लिए इसने क्या किया कि एगो इसका फैक्ट्री था, कपड़े का मिल था, ओकरा में सब श्रमिक का वेतन बढ़ा दिया। इसको घाटा लगना चाहिए, लेकिन लास्ट में जब महीना में ये वेतन अपना देखा तो एकरा फायदा हुआ था। पैसा ज्यादा दिया है, लेकिन ये देखा कि कमो मेरा ज्यादा हो गया है, माल भी ज्यादा निकला है, प्रोडक्ट भी ज्यादा हुआ है, पैदा हुआ है। ये कहा कि नहीं 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 नहीं, इसका मतलब संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो इसके कारण ये मुनाफा कम होने के बावजूद क्या हो गया, इसका बढ़ गया, ये बोला था। अब सुनिए, ये सब थे यूटोपियन समाजवादी। ऑब्जेक्ट प्रश्न आता है कि यूटोपियन समाजवादी के विचारों को लिखे कौन कौन थे। तीनों चारों का, सेंट साइमन पहला आया था आपका, सेंट साइमन, इसके बाद चार्ल्स फोरियर आया, फिर कौन बताया था, लुई ब्ला। लुई ब्ला क्या किया था, बोला था कि अगर राजनीति को सुधारना है तो पहले, अगर मजदूरों को सुधारना है तो किसको सुधारना होगा, राजनीति को। और ये जो था लास्ट वाला आपका रॉबर्ट ओवन, ये क्या कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये तो बात हो गया, लेकिन ये लोग का बात उतना चला नहीं, क्योंकि ये विचार और बातों तक ही सीमित रहा। ये केवल कहने के लिए था, ये पूरा उतना तरह से चला वाला। और मान लो कि बोल रहा था कि उद्योग हटा दीजिए, तो उद्योग हटेगा कभी? आगे आपका आदमी बुलेट ट्रेन छोड़ के बैलगाड़ी में बैठ के चलेगा? हैं बताओ, जमाना कितना बदल गया। आदमी नाखून से पहले नकोड़ता बकोड़ता था, अब एटम बम लेकर घूम रहा है बगली में,
तो बोलबे तो फेंक के मुँह एकदम साफा। अब बताओ करके कहो कि तुम नाखून नोकट बोकट के मुँआएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया। अब आ गए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, अब सुनो थोड़ा सा जीवनी पढ़ते हैं इनका। अब प्रश्न कोई ये भी है कि कार्ल मार्क्स का जीवनी लिखें। जन्म हुआ था जर्मनी, प्रसा, याद है? अरे बिस्मार्कवा के भुला गएगा आप लोग? बिस्मार्कवा ने सब जर्मनी को जोड़ा था। प्रसा, राइन प्रांत 5 मई 1818 ईस्वी को यहूदी परिवार में इसका जन्म हुआ। पिता इसके थे हेनरिक मार्क्स, एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। एक बात समझ लो, जिसको जितना दुख दिया गया है वही बहुत आगे निकला है। देखना इसको दुख कितना मिला है। माता जो है हेनरीटा, घरेलू कामकाजी महिला। 1924 में मार्क्स परिवार ने यहूदी धर्म हटा करके कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई धर्म अपना लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया। इस घटना से मार्क्स यहूदियों को का आलोचक बन गया और धर्म को अफीम कहा। जब यहूदी छोड़ करके ईसाई अपना लिए तो मार्क्स जो है यहूदियों का आलोचक, यहूदियों का क्या करने लगा? निंदा करने लगा और धर्म को अफीम कहा। क्यों कहा था ये प्रश्न? धर्म को अफीम, अफीम एक नशा होता है। बोला कि आदमी को बस धर्म एक नशा की तरह है, अपनाता है फिर छोड़ देता है। सबसे ज्यादा नशा आदमी धर्म का होता है। हमारा धर्म के बारे में तो कुछ मत कहना है, हम कैसनो हैं, हमारा भगवान के तो गाली दिया, तुमको उठा पटक कर देंगे हम अभी तुरंत। होता है ऐसा। तो ये धर्म को क्या कहा? अफीम कहा। सबसे ज्यादा राजनीति में धर्म ही यूज होता है, ये लोग जीत जाता है धर्म के नाम पर। आगे देखते हैं। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज दिमाग का था। गरीबों के लिए क्या था इसके पास? गहरा प्रेम, गरीबों को बड़ी मानता था। बोन विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय से इन्होंने डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी वेस्टफेलन से विवाह किया। विवाह के बाद मार्क्स दंपति पेरिस चले गए। फ्रांस की जो राजधानी है ना पेरिस, वहां पे चले गए। तो ये सब ये पॉइंट था इनका कि कैसे कैसे पढ़े, क्या क्या किए। इसके बाद में 25 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में आजीविका चलाने के लिए रिनचे जीतुंग नामक पत्र में संपादक की नौकरी की। अब यहां से पेटो तो चलना चाहिए। फ्रांस चले गए शादी के बाद, वहां पर जाकर के संपादक की नौकरी की। पच्चीस वर्ष की आयु में 1842 इसमें जीविका चलाने के लिए एक पत्र संपादक, ये जो न्यूज वाले रहते हैं ना, ये सब प्रोफेसर को बढ़िया बढ़िया रखता है। हेडिंग क्या बनाएगा उसका? ये लोग लिख के देता है कि देखिए ये बनाइए ना, बनाइए, आपका पेपर सबसे नंबर 1 पे बिकेगा। अब मोटा रकम लेता है इसके लिए लोग। लेकिन ये क्रांतिकारी विचार के थे। यहाँ क्रांतिकारी विचार के कारण इस पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा लिखवाए को न्यूज पेपर क्या हो गया, इतना खतरनाक लिख के स्क्रिप्टे दिए कि बवाल हो गया पे। आ सरकार बोला के बंद करे रखे, बंद कर, तब इनको नौकरी चला गया। इस अवधि में उन्हें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका का इतिहास, मैकियावेली, रूसो, सेंट साइमन, मॉन्टेस्क्यू तथा चार्ल्स फॉरियर जैसे काल्पनिक समाजवादियों का गहरा अध्ययन किया। समाजवादी इतिहास के प्रति आस्था में वृद्धि की। जब ये बेरोजगार हो गए तब पढ़ने लगे बैठ करके कि चलो पढ़ के देखते हैं क्या होगा। वहां फ्रेंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बन गए, परंतु अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था के विरोधी विचारों के कारण इस पत्र का संपादन भी बंद करना पड़ा। जौन पत्र छपवाते थे वो बंद करना पड़ता था, इतना वो खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते थे उसका। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रांस में उनका संपर्क प्रौधा और बाकुनिन जैसे अराजकताओं से हुई और उसके विचारों ने मार्क्स को अधिक प्रभावित किया। 1844 ईस्वी में पेरिस में मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई,
जिससे जीवन भर उनकी मित्रता बनी रही। ऑब्जेक्टिव आया है कि कार्ल मार्क्स का आजीवन मित्रता किससे बना रहा? तो एक उनका मुलाकात हुआ फ्रेडरिक एंगल्स नामक एक व्यक्ति से, जीवन भर उसके मित्र बने रहे। 1845 ईस्वी में फ्रांस सरकार ने मार्क्स को फ्रांस छोड़ने का आदेश दे दिया। बवाल आदमी था ये। फ्रांस सरकार बोला कि मार्क्स नाम के जो आदमी है ये करा के भगा विदेश में से, देश निकाला, मिल गया उनको। अब वे इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए, आजीवन वहीं रहे। एंगल्स के विचारों और रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिकों के कष्टों और कार्य दशाओं पर विचार गहन किया। एंगल्स जो था ना वो भी गरीबों को बड़ी मानता था, तो उनका विचार से प्रभावित होकर के मार्क्स लगे विचार करने के गरीबों को क्या किया जाए। अब सुनो, ये था एंगल्स, इनका दोस्त था ये, और ये थे अपने कार्ल मार्क्स। अपने नहीं थे, मतलब कार्ल मार्क्स थे अपने, मतलब दुश्मन भी नहीं थे। अच्छा, हम लोग के दुश्मनकार होंगे ये लोग। चलो देखो, 1848 ईस्वी में ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, मार्क्स एंगल के साथ मिलकर साम्यवादी लीग की स्थापना की और साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे समाजवादों का जनक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र की ये प्रकाशित कब हुआ? तो 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प था। पूंजीवाद किसको कहा जाता है ये समझ लो। जो पूंजीपति थे, जो पूंजी बनाते जा रहे थे अपना, इसी को कहा जाता है पूंजीवाद, पूंजीवादी। पूंजी है तो पूंजीवादी, पूंजी नहीं है तो मजदूर। दो प्रकार का गया। इसमें कहा गया कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इन बेड़ियों और जंजीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज है। कभी कभी आपको डर लगता है ना कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ये परीक्षा देंगे चाहे ये काम करेंगे तो बर्बाद। बर्बाद तो है, ये है, बचल कौची है? कौची है? बैंक में 10 करोड़ रुपया है कि तो लूट जाएगा। 10 गो रुपया है जो ना 4 बार हम चेक कराने जाते हैं पासबुक लेके, तो अब कौची अब बर्बाद होंगे हो। चलो रिस्क लेते हैं। पुष्पाराज जो बना वो कैसे बना? रिस्क लेकर के गया, राजा बन गया जा करके। वो जानता था कि बर्बाद तो है ये है, अब ओकरा से खराब स्थिति क्या आएगा? तो यही है। तो ये बोले कि देखो मजदूरों, तू लोगों के पास भी खोने के लिए है कौची? मजदूर तो सही हो, घरे दुगो बर्तन होगा, एक अलावा है ये कौची है? तो खोने के लिए बेड़ियों के जंजीरों के सिवा कुछ भी। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आया है कि दास कैपिटल का रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया था? 1800। मार्क्स हीगेल के विचारों से बहुत प्रभावित थे और वर्ष 1883 ईस्वी में इनको क्या हो गई? मजदूरों को बस यही कह के एकत्रित किया, अरे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों के पास खोने के लिए इन बेड़ियों, इन जंजीरों, बेड़ियों जंजीरों किसको कहा जा रहा है? जो तुम लोगों को यातना दिया जा रहा है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं है। कौची है तुम्हारे पास? आगे बढ़ते हैं। मार्क्स के सिद्धांत क्या था? द्वंद्वात्मक का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इतिहास की भौतिक व्यवस्था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये सब था अपना मार्क्स का सिद्धांत। इसके बाद ये मार्क्स का सिद्धांत था। यहां पे आगे देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद एक आता है मार्क्स का। इन्होंने कुछ इमेजिन किया कि देखिए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है कि युग में परिवर्तन होता है। आज से अगर चला जाए 500-1000 साल पहले, तो आदमी आदिवासी की तरह था, जैसे तैसे घूमता था, जंगल में रहता था, कच्चा मांस खाता था, नाखून से नकोड़ता बकोड़ता था, जानवरों को भी बाघ को मुंह आ देता था नाखून से नकोड़ बकोड़ के, कच्चा मांस खा जाता था, खाता था ना। आदिवासी बिल्कुल था। आदिवासी मतलब कुछ मतलब नहीं है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा विकास हुआ, पका करके मांस खाने लगा,
पेड़ों को कपड़ा के रूप में पहनने लगा, नंगा घूमता था पहले, इसके बाद में धीरे धीरे कपड़ा का विकास हुआ, अब तो बहुत पैटर्न चेंज हो गया। तो देखो उसी को कहा मार्क्स ने आदिम समवाद का युग। उसके बाद किस चीज का युग आया? दासता का युग, दास रखा जाने लगा। उसके बाद कौन सा आया? सामंती युग। सामंती युग में जैसे सुने होंगे कोई को सेठ कहा जाता होगा कि फलाना आदमी सेठ हैं। उसमें क्या था ना, जमींदार हैं, सेठ हैं, तो क्या है उन लोगों के पास थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर्टी हो गया, जमीन वमीन ज्यादा हो गया, तो उस समय। इसके बाद आया पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग मतलब कि जैसे अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, तो वहां पूंजीपतियों का बोलबाला है, बिजनेस वाला युग आ गया कि आपका जमीन से मतलब नहीं है, बिजनेस कितना आपका बड़ा है, कंपनी कितना है। इसके बाद आया समाजवादी युग। अब सरकार अपना सब कुछ देखने लगा। अब आने वाला है साम्यवादी युग। कुछ धर्म के आधार पर कुछ बदलेगा समाज। अभी है सरकार के कंट्रोल में धर्म भी नहीं रहेगा, उस प्रकार का टाइप का हो जाएगा ये। तो ये इतिहास का कुछ भौतिकवाद दिया था कार्ल मार्क्स ने कि ऐसा ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, इसका स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में। मार्क्स द्वारा उद्घाटन भाषण में कहा गया कि मजदूरों, अपनी मुक्ति स्वयं ही है, स्वयं ही और अपने परिवर्तनों से प्राप्त कर सकते हैं। मजदूर जो हैं अपनी मुक्ति मतलब अपने में अगर परिवर्तन चाहते हो तो ये परिवर्तन केवल तुम ही कर सकते हो। आप लोग भी अगर अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसमें कोई साथ नहीं देगा। आप अपना परिवर्तन आप खुद ही कर सकते हो। जब तक उत्पादन के साधनों का श्रेय निज हाथों में है, मशीन का सुधार होगा, उद्योगों में विज्ञान का प्रयोग होगा, परंतु श्रमिक की स्थिति में कोई सुधार नहीं। आदमी, निजी आदमी अगर रहेगा तो वो मशीन सुधारेगा ना कि टेक्नोलॉजी को और अच्छा बना देते हैं, अपना पूंजी बनाएगा। मजदूर को थोड़े ना कोई देखता है कि तुम मरे या चाहे जिए। उन्होंने नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये कार्ल मार्क्स का जैसे देखो बताते हैं, धीरे धीरे सुनगने वाला चीज है, सुनगा रहे हैं कि चलो आगे बढ़ावे लोगों को। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ, उसमें क्या किया गया? ये 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ। कार्ल मार्क्स मर चुके थे उस समय जब द्वितीय हुआ, तो वहां 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लिए। उसमें निर्णय क्या लिया गया? प्रत्येक वर्ष 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और मजदूरों की तो समय है वो कितने घंटा का होगा, उसी टाइम ये निर्णय लिया गया कि 1 दिन मजदूर दिवस होगा। उसी टाइम से तो नहीं हुआ, उसके बाद हुआ 1 मई को मजदूर दिवस होता है, लेबर डे। और मजदूरी का समय जो बनाया गया, कितना घंटा बनाया गया? 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा सोएंगे, और 8 घंटा में अपना जो दिन कर, घर का भी तो कुछ काम होगा, वो सब काम करेंगे। 1 मई 1890 ईस्वी को सारे यूरोप और अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल प्रदर्शन किया, और तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जाने लगा। वो पूरा हड़ताल हुआ इसको 1 मई को, और उसी टाइम से मजदूर दिवस के रूप में ये मनाया जाने लगा। अब चलते हैं हम लोग रूस के पास। ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि समाजवाद को जगाया किसने, समाजवाद किस तरह से जगा। आप लोग देखे कि पहले मजदूरों को कुछ नहीं समझा जा रहा था, वर्ग में 2 लोग आते थे खाली। एगो कौन कौन आता था? एगो आता था मजदूर और एगो आता था श्रमिक। उसके बाद में क्या हुआ कि यूटोपियन समाजवादी आया, यूटोपियन सेंट साइमन आया, लुई ब्ला आया, चार्ल्स फोरियर आया, रॉबर्ट ओवन आया, ये लोग आकर के कुछ बताए। उसके बाद कार्ल मार्क्स आ गए। कार्ल मार्क्स आकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दिया और सबको जागरूक कर दिया। फिर आपका मजदूर सम्मेलन हुआ, द्वितीय राष्ट्रीय संघ हुआ, प्रथम राष्ट्रीय संघ हुआ। उसमें 1 मई को मना लिया गया और समय भी निर्धारित कर दिया गया कि कितना घंटा मजदूर काम करेंगे, 8 घंटा। अब चलते हैं थोड़ा रूस के पास। हम लोग कहानी इसमें रूसे का है क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूरों को दयनीय स्थिति कहाँ था? रूस में। रूस के शासक कौन कौन थे? 1872 से चालू करते हैं। 1872 से 1876 तक कैथरीन दू इसका नाम था।
ये राजा नहीं थे, वहां की रानी थी, महारानी थी ये, कैथरीन टू। फिर 1776 से 1801 तक उसका लइकवा को कोनो मुआ दिया, नरेटी दबा के, गोली मार, तो गोली तो था नहीं उस समय, अरे उस समय हत्या हो जाता था। वो जानते हो राजा लोग सोते थे ना, तो 10 गो सैनिक रखते थे आसपास कि कोनो आके मुआ मत देवे हमरा के, का पता सुतल बानी जीते में थे, आइल गर्दन काट दिलस, जल गई, अपनी जाकर राजा गद्दी पे बैठ गई, ऐसे होता था उस समय। पुलिस थाना सब नहीं ना था। कैथरीन पर 24 मार्च 1801 को उसका हत्या हो गया, तब उसका फिर लड़का एक कैथरीन पल का पुत्र बना था, ओकर लड़का अलेक्जेंडर वन। अलेक्जेंडर 24 साल की उम्र में 1801 में क्या बन गया, जार बना। जार मतलब शासक। रूस के शासक को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। 1812 ईस्वी में नेपोलियन का रूस पर आक्रमण हुआ, याद है 1812। इसके बाद 1815 में वो वियना सम्मेलन हुआ था, इसे पहले ही पढ़े हम लोग। 1 दिसंबर 1825 में अलेक्जेंडर प्रथम की मृत्यु हो गई, ये भी मर गया। कुछ फोटो भी लाए होंगे। ये थी कैथरीन, ये कैथरीन का लड़का पॉल वन सुतल था, मुआ दिया कोनो करके, लुक रहा है, मुआ दिया। तो ये शुरू में ये राजा थी, इसके बाद ये बना एक लड़का, फिर एक का मुआ दिया तो अलेक्जेंडर बना ना, तो उसके बाद बना अलेक्जेंडर। ये बालवा पे हंस रहे हो, मूर्ख, उतना बड़ा राजा है तो लोग हंस रहे हो जी। ये नहीं देख रहे को राजा है, इससे दुखी नहीं है कोई। हाँ अग्रवाल कितने है। हाँ हाँ, वो रूस का शासक है। और तो वो हाल हो गया कि प्रधानमंत्री को देख के हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाक खुजला रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात से दुखी नहीं है। आए सजीव भैया स्कूल में प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री के पद पर आपको कौन कौन सी कठिनाई आती है? हाँ कौची हैं, राष्ट्रपति हैं, आम आदमी। तो आप केजरीवाल के पक्ष में हैं? आप नागरिक हैं कहाँ के? बिहार, बिहार के बिहार के नागरिक हैं। एक नागरिक पता है ना बहुत शक्तिशाली होता है, क्या क्या शक्ति है आप में? आपको नागरिक बन के कैसा लग रहा है? और नागरिक बनने से पहले क्या थे आप? अभी तो आप नागरिक हैं, अब नागरिक बनने से पहले क्या थे? नागरिक बनने के बाद क्या होइएगा? अरे तू प्रधानमंत्री बना रहा था, वो नागरिकों नहीं है। नोटिफिकेशन कौन वेबसाइट पे तुमको नोटिफिकेशन मिला था? चुप रहे आप। 1 दिसंबर 1825 में क्या हो गया, अलेक्जेंडर वन का भी मृत्यु हो गया। तब उसका भाई बना निकोलस प्रथम। देखो जब इहो मर गया तब कौन बना, निकोलस। जब ई मरा तो बना अलेक्जेंडर। इहो मर गया, कौन को मुआ दिया। हाँ। अब सुनो, निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई 1855 में, तब बना अलेक्जेंडर द्वितीय। अब सुनो, अलेक्जेंडर द्वितीय जो है कृषि दासता को समाप्त कर दिया। ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि कृषि दासता को किसने समाप्त किया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अलेक्जेंडर द्वितीय का भी क्या हो गया, तब ओकर लड़का अलेक्जेंडर तृतीय उसका सम्राट बना। हाँ नामे है, अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3,
निकोलस 1, निकोलस 2, निकोलस 3 नाम है। उन लोग का लड़कन का नाम यही रख दिया जाता था, अलेक्जेंडर 1। अब वो लिखा हुआ था अलेक्जेंडर 2। अब सुनो, अलेक्जेंडर 2 जब बना 1894 तक, फिर ओकर लड़का बना निकोलस 2। निकोलस पहले बन चुका है वो तो ओकर लड़का कौन सी था? निकोलस 2। निकोलस 2 क्या किया? रूस का दुर्दशा कर दिया, तो रूस ने भी इसका दुर्दशा कर दिया है? और यहीं से जार का क्या हो गया? अंत हो गया। चलिए समझ में आ गया किसे किसे बना। सबसे पहले ये थे कैथरीन। कौन थी? कैथरीन के लड़का था पॉल 1। एक के कोनो मुआ दिया, मुआने के बाद बना अलेक्जेंडर 1। अलेक्जेंडर 1 मारा तो निकोलस 1। निकोलस 1 के बाद बना अलेक्जेंडर 2। एक को कोनो सूत्रा में मुआ दिया, मुआ दिया तो बना अलेक्जेंडर 3। अलेक्जेंडर जब 3 मरा तो एक लड़का था जार निकोलस 2, ये बना। समझ में आ गया? यहीं से अंत हो जाएगा, ये अंतिम है बेचारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीमिया का युद्ध याद है कि भुला गए? क्रीमिया का युद्ध भुला गए कि याद है? चलिए एपिसोड जोड़ते हैं, जैसे बाहुबली में थोड़ा थोड़ा एपिसोड जोड़ के बना देता है ना कि ये देखिए यहां से कहानी खत्म हुआ था, ऐसे ही एपिसोड जोड़ते हैं। क्रीमिया का युद्ध याद है? फ्रांस का झगड़ा हुआ था एक जगह, वही में गया था काउंट काउर। याद पड़ा? बोलाइबो नहीं किया था, वो बरियारी गया था। वो काहे खाती? फ्रांस के समर्थन लेवे खाती। 1853 से 1800, याद है ना? रूस का हार हुआ उसमें किसका हार हुआ? किसके डेथ होता है? देखो किसके किसके, फ्रांस था, ब्रिटेन था। यही में कौन घुस गया जाके? अच्छा, इटली रूस की तरफ कहीं नहीं गया, जानता था कि हमारा रूस ले काम नहीं है, हमारा काम किससे है। तभी ना फ्रांस हमारा के सवासे के पीछे पीछे हमारा आएगा। जापान, अब देखो जापान से हार मिला, युद्ध का कारण था मंचूरिया, नॉट मंचूरियन, ओनली मंचूरिया। मंचूरिया को जगह, अरे मूर्खों। चीन का उत्तरी प्रदेश, सुनो अब क्या था हुआ, जापान से हार काहे हुआ? 2-3 को कारण है रूस के विद्रोह का। पहले तो ये लोग क्रीमिया के युद्ध में हार गया। दूसरा कहां हारा? जापान में। युद्ध का कारण क्या था? मंचूरिया चीन का उत्तरी प्रदेश था, आर्थिक दृष्टि से क्या था? संपन्न था, वहां पे सोना मिलता था, कोयला मिलता था, लोहा मिलता था। जापान अपना आधिपत्य करना चाहता था और रूस अपना अधिकार जमाना चाहता था। जगह कहां का है वो? चीन का। एगो जापान ओकरा पर नजर टिकैले है, एगो कौन टिकैले है? रूस। रूस ने क्या किया कि चीन से पोर्ट आर्थर मंचूरिया के समीप का जगह 25 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया। ये गया रूस चीन के पास, बोला कि देख भैया तुम्हारा जगह चाहिए, 25 वर्षों तक लीज पर चाहिए हमको। कौन है रे? चुप रहा। कोरिया में अब देखो क्या हुआ, जापान ने चीन जापान युद्ध के बाद कोरिया पर प्रभुत्व बना लिया और कोरिया सम्राट इसके विरुद्ध था। जापानी सैनिक कोरिया में राजमहल पर हमला कर दिया, राजा भाग गया, रूस ने उसे बचा लिया। इस पर जापान बहुत नाराज हुआ। कहानी सुनो क्या हुआ था। चीन का एक भाग था मंचूरिया। क्या भाग था? मंचूरिया जो था वहां पे सोना कोयला लोहा बहुत ज्यादा मिलता था। तो जापान सोचता था कि हम हथियार लें और रूस सोचता था कि हम हथियार लें। रूस क्या किया कि चीन के पास गया और बोला कि देखो भैया हमको 25 वर्षों के लिए इसको दे दो, अगल बगल का जगह। तो ये 25 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया। यहाँ पे सैनिक अपना बैठा दिया, किसने? रूस ने। अब तनिए विश्व युद्ध हुआ था। अब विश्व युद्ध में कुछ झगड़ा हुआ था चीन जापान का। चीन जापान के झगड़ा में कोरिया जो था उस पर कब्जा कर लिया जापान ने। कोरिया का जो महाराज था वो जब भागा तो ओकरा के बचा लिया रूस कि आओ हमरा घरे। जैसे अभी
फिलहाल का घटना देखते हैं। बांग्लादेश में हुआ था पूरा घटना। वहां की शेख हसीना जो थी, वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ा करके भाग के कहाँ आई थी? भारत में। भारत शरणार्थियों का शरणार्थी है, ये तो दुश्मनों को बचा लेता है, दोस्त को कोई से नहीं बचाएगा। ये भारत अपने पास रख लिया उनको। यहाँ पे बहुत लोग वहां भड़के हुए थे नेता यहाँ के कि भारत काहे रखा है, भारत काहे रखा है, भारत काहे रखा है। तो यहाँ पे भड़कने से कुछ होगा? या बैठा है मोदी कौन बोलेगा अमेरिका। सोचो, देखो भारत के प्रति, अच्छा हम दुश्मन हम पर लखेद रहा है, चहेट रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे जो सबसे ज्यादा विश्वासी होगा? अच्छा मुस्लिम राष्ट्र नहीं है भारत, मुस्लिम राष्ट्र भी तो हो सकता था ना, पाकिस्तान जा सकती थी, बांग्लादेश जा सकती थी, सऊदी अरब जा सकती थी, लेकिन भाग के कहाँ गई? यानी कि भारत पे भरोसा थोड़ा ज्यादा था। अमेरिका कहीं नहीं गई? क्या अमेरिका उनका सौदे कर लेता, वो लौटा देता वापस बांग्लादेश को? होता है ऐसा, टीवी में देखे होंगे कि पुलिस ये जाके करने लगता है, जैसे इसको बचाया भी है, आ जाके उसे मिलवा देता है डायरेक्ट, फिर वहां पे वो हमला हो जाता है, ऐसा कुछ। तो ये था। तो जापान जब हमला किया कोरिया के सम्राट पे, तो कोरिया के सम्राट कहाँ भाग गया? रूस। और रूस क्या कर लिया? उसको बचा लिया। आपको क्या लगता था जापान इससे दुखी नहीं हुआ? जापान बहुत क्या हो गया इससे, खिसिया गया तनका सा कि तू काहे बचाया। बांग्लादेश से भी बहुत ज्यादा खिसिया था। ये क्रीमिया का युद्ध है। आगे चलते हैं। हाँ, ये एम्पायर ऑफ जर्मन मंचूरियन इनके, ये मंचूरियन का जो पूरा घटना हुआ था ना, यहाँ का कुछ घटना है, ये पूरा घटना हुआ था वहां पे, झगड़ा जैसा हो गया था। देखो ना क्या होगा। अब सुनो, 1902 से 1903 में रूस ने कोरिया में अपनी कार्रवाई तेज कर दी और कई बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया के सैनिक अड्डा तक सड़क बना लिया और लाइन डाल दी, रेल की पटरी बिछाने लगा। मंचूरिया में 25 वर्षों के लिए रूस जगह ले चुका है। ई अब थोड़ा बढ़ाने लगा अपन साम्राज्य, और बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, कोरिया में चला गया। कई बंदरगाह वहां का था जो था, उस पर कब्जा कर लिया, रेलवे लाइन बिछाने लगा। 1903 में जापान बोला कि देखो ऐसा मत करो, एक तो तू वो करके बचा लिया, और ऊपर से हम लोग जो प्रदेश जीते हैं वो में तू लोग भी घुस रहा है, नहीं कहेगा कोई। और शांति प्रस्ताव भेजा कि चीन और कोरिया प्रादेशिक अखंडता और रूस को उन्मुक्त द्वारा नीति द्वारा चलने का वादा मांगा, और कहा कि मंचूरिया में रूस और कोरिया में जापान हित की रक्षा की जाए। रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यह बातचीत 1904 तक चलता रहा। 4 तक चलता रहा। वो मना करता रहा कि देख भैया मान जो, ए रूस मान जो। 1904 में भयंकर युद्ध हुआ। नहीं माना तो क्या होगा युद्ध? रूस और जापान का युद्ध हुआ। मंचूरिया पर जापान कब्जा कर लिया। बोल रहा था कि देख मान जो, जितना बड़े उतने में रह। ये नहीं माना, हार गया उल्टे। और मंचूरिया पर किसका कब्जा हो गया? लीज पर लिया था ये, झगड़ा करके कब्जा कर लिया कौन? अब क्योंकि युद्ध हो गया। रूस के बहुत सैनिक मारे गए और रूस की बुरी तरह से पराजय हुआ। 1905 में अब संधि हुआ। कहां संधि हुआ? पोर्ट्समाउथ में। अब मान गया कि अब देखा कि अब हम लोग हार गए, तो बोला कि ठीक है आइए बात कर लेते हैं। कब से बोल रहा था कि बात मान लो, सुधर जाओ, ना हम ना सुधरब। रूस जापान से पहले, अब सुनो, जापान जो था रूस से बहुत छोटा है, हर विफलता छिपा लेता था। लेकिन इसे छिपाना क्या था? तो कोई कहेगा नहीं कि अरे तोरा के जापान हरा दिया रे, और तू बड़का बड़का डिंग हकता है कि हम ही करते हैं वो करते हैं। चलो फ्रांस हराया, ब्रिटेन हराया और इटली, 3 गो मिलकर हराया, तो तुम कहोगे ना क्या हमरा के हराने के लिए 3 गो आया था, लेकिन तोरा के जापान अकेले हरा दिया। अब इनका संजीव में इनका झगड़ा होगा, यही कहीं गलती से संजीव को हरा दे। इसमें इसका जीत तो है, ये है सबसे ज्यादा बेइज्जती उनका है कि हिती को लइका से हार गया। अब वो क्या कहेंगे बेचारे। अब सुनो, जब रूस के सैनिक वापस आए, उनकी फटे हालत देखकर सारा रूस सन्न रह गया। इस समय राजा कौन है बताओ? निकोलस दू, वो है ना है। जब आया तो क्योंकि रूस जापान जैसे छोटे देशों से हार गया, यह जार के महानता का भ्रम में टूट चुका था। 1905 में हुआ क्रांति। जापान से हार के बाद रूस में क्रांति हो गई।
1904 में रूस के गृह मंत्री प्लेवे की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। उसके बाद गृह मंत्री प्रिंस मिसाउस्की के उदारवादी विचार का था। उसने सुधार के विषय में बातचीत के लिए एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में जार निकोलस के समक्ष 2 मांग रखा। हुआ क्या कि क्रांतिकारी जो था, जो निकोलस का प्रधानमंत्री था, मंत्री था, उसको बुलाया गया, ओकर हत्या कर दिया। एक दोसर बना, और दोसर मंत्री बना तनका सा दिमाग के तेज था और थोड़ा उदारवादी, मतलब अच्छा विचार का था। तो वो बोला कि आओ सम्मेलन करते हैं। वो हमें जार निकोलस पे गोली चलाया गया था कि मुँह आ देते हैं करे के, ये खतरनाक आदमी। जार निकोलस राजा हो जाएगा ना, लेकिन ई ससुरा क्या कर गया, बच गया। 1905 की क्रांति की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग के कारखाने में मजदूरों के नेता जॉर्ज गेपन ने कारखाना मालिक से कुछ मांग रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे सेंट पीटर्सबर्ग के सभी कारखानों में हड़ताल हो गई। जॉर्ज गेपन इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिलने का विचार किया। वो कोई था वहां का मजदूरों का जो मालिक था, मतलब एक नेता था, वो कुछ बोला कि देखिए मालिक जी, जो कंपनी का मालिक था, हमारा कुछ बात मान लीजिए। वो बिल्कुल क्या कर दिया, मालिक अस्वीकार। तो बोला कि हम ठीक है, हम जा रहे हैं राजा के पास। रविवार 22 जनवरी, पुराना कैलेंडर में 9 जनवरी आता है, को गेपन के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर बढ़ गया। वो जुलूस लेके मजदूरों का राजा के महल की तरफ बढ़ गया। ये क्रांति हुआ था, महल की तरफ बहुत सारा ये जो था ना सैनिक, ये मजदूर, ये सब गया था अपना मांग रखने के लिए। अब सुनो, इसी को खूनी रविवार कहा जाता है। 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया था, तो वहां एक क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो का नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर प्रदर्शन करते हुए क्या करने लगे, बढ़ने लगे। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पहले बता रहे हैं 1800 के बात है, उस समय तो था नहीं, अंग्रेज आया था तो गोली था उस समय। 1700-1800 का बात बता रहे थे, उस समय नहीं था, लेकिन बाद में बन गया ये सब। 1905 का ये सब बात चल रहा है ना। हाँ, तो क्या हो गया, गोली चलाना शुरू कर दिया सेना ने, और उस दिन हजारों निहत्थे लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया। वो दिन कैसन था, रविवार। तब से वह दिन कौन सा रविवार कहलाने लगा, खूनी रविवार। खूनी रविवार याद हो जाएगा क्या है, ये आता है प्रश्न में कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, क्या है। तो 1905 में जब जापान से हार गया रूस, तो लोग महल की तरफ रोटी दो का नारा देते हुए क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। रूस के जो जार था वहां पे निकोलस, वो बतियों ने सुना कि क्या बात कर रहा है लोग, क्या कर दिया, गोली चलवा दिया, हजारों लोग मर गए। इसी कारण से उसे कौन सा रविवार कहा जाने लगा। इस नरसंहार की खबर से पूरे रूस में सनसनी फैल गई, सरकार झुक गई। 1905 में एक प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। तो उस समय अब जब इतना घटना हो गया तो बोला गया कि ठीक है, एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, ड्यूमा। ये था, देखो ये बहुत सारा गोली चला था, ये बहुत मारा था। देखो ना, महल के उन्हें खड़ा होके अब पूरा खाली गोली मार रहा था। जैसे क्या लग रहा है भारत में खाली ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये लोग तो उनकी बदमाश था जी, है एकदम निर्दयी था सब, पूरा गोली चला था उसमें। इसके बाद आगे देखते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति। अब देखो 18 में तो अंत हो गया है ना इसका, अब अंत का समय आया है। एगो घटना घटा, 2-4-5 साल 10 साल छिपा लिया। इसके कारण क्या था, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। सबसे पहले तो ये जो लास्ट वाला जार बना था, ये बहुत खतरनाक था, एकदम बकलोल था, बहुत निरंकुश था। निरंकुश मतलब, अब सोचो, वो रोटी मांग रहा है आकर के। अब सोचिए आपके घर के सामने कोई आके कह रहा है कि आप हमको न्याय दीजिए, आप गांव के मुखिया हैं, तब लाठी चलवा दीजिएगा उन लोगों पे, तो छोड़ेगा आपको सब? वही वोट देके जिताया है आपको, इतना मार मारेगा ना फिर बाद में पता नहीं चलेगा। अब देखिए ये बीजेपी का और कांग्रेस का ये हाल हुआ है अभी महाराष्ट्र में, बर्बाद कर रख दिया कांग्रेस को। बेचारा परजीवी कहलाने लगा, दूसरे के जीव पर आसरा करने वाला,
परजीवी पार्टी कहता है उसको। अब सब परजीवी किसको कहा जाता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में डायरेक्ट खून खींच लेगा, तो वैसे ही वो भी है, दूसरे के शरीर से जिंदा रहेगा बस, परजीवी। तो जार की क्या था? निरंकुशता। 19वीं सदी तक यूरोप राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी, राजा की शक्ति क्या कर दी गई थी? घटा दी गई थी। लेकिन रूस का जार अभी भी दैवी सिद्धांत को माने हुए था, वह अपनी विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। उसके अधिकांश अफसर क्या थे? अयोग्य थे। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाधिकार बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से क्या होती गई? बदतर होती गई। पहला दिक्कत था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। दूसरा कारण क्या था? देखो, अच्छा उस पे आ गया ऐसा कुछ, कभी क्या है तो अभी कहोगे तबे ना जानेंगे हम। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, तभी तो रोटी रोटी मांग रहा था। उन्हें कम मजदूरी में भी अधिक परिश्रम करना पड़ता था। मिली हुई मजदूरी से उनका घर परिवार का भरण पोषण भी संभव। मालिक के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और हड़तालों पर भी क्या था? प्रतिबंध था। मतलब मजदूर बहुत दयनीय स्थिति में था। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में कृषकों की संख्या बहुत अधिक थी और वे करों के बोझ से दबे हुए थे। रूस की एक जनसंख्या के 1/3 भाग भूमिहीन था, जिसे जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। कई प्रकार के करों का भुगतान भी करना पड़ता था। औद्योगिक समस्या। यूरोपीय देश जहां अपनी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में लगे थे, वहीं रूस उद्योग में पिछड़ा हुआ था। यहां राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। पूंजी के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी पूंजी अपना आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा बेफिक्र था। यह सब घटना घट रहा था कि औद्योगिकरण, सब देश लगा है अपना उद्योग बढ़ाने में और रूस के पास पैसे नहीं है। रूसीकरण की नीति। अब सुनो, रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, ततार, कजाक, आर्मीनियम, रूसी आदि जातियों के लोग थे और इनकी भाषा, रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। जार द्वारा सभी पर रूसी भाषा और शिक्षा एवं संस्कृति लादने के प्रयास से सभी परेशान और असंतुष्ट थे। वहां पे अलग अलग जाति के लोग रहते थे। हम लोगों के भी देखे होंगे, अगल बगल में बहुत सारे जाति के अलग अलग लोग रहता है। सब कोई का अपना अपना रिवाज है, अपना अपना रस्म है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना कल्चर है। अगर सबको कहा जाए कि नहीं तुम लोगों को सब एक ही अपनाना है, विद्रोह होगा कि नहीं होगा? तो कौन होता है हमको सिखाने वाला कि हम क्या करें क्या नहीं करें? तो ये सब घटना भी होता था। और विदेशी घटना का प्रभाव। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव था। जैसे क्या? 1905 में किससे हार गया? जापान में। 1905 में किससे हार गया? जापान से। जाओ, अरे आओ ना जी। यही जी कौन है? जापान के हार ने रूस के ताकत की पोल खोल दी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र देशों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन सेना हर मोर्चे पर हार रही थी। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें भी ये गया था लड़ने के लिए, रूस। और रूस लड़ने के लिए गया था, उसमें भी ये सेना इसकी हर जगह से क्या कर रही थी? हार रही थी। लियो टॉल्स्टॉय की रचना। प्लेखनोवा द्वारा 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। तत्कालीन देखो कारण क्या था? जब रहो, तत्कालीन कारण रूस का क्या था? 1918 में बहुत बड़ा 17 में विद्रोह हुआ। उसका कारण क्या था? देखो, विश्व युद्ध जो चला 1914 से 1918 तक चला, मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूल करके बाहरी मामलों में उलझ जाए। ये काहे लड़ने गया था प्रथम विश्व युद्ध में? कि युद्ध हो रहा है, अंदर के झगड़ा छोड़ करके बाहरी झगड़ा उलझ जाए। लेकिन इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेना क्या कर रही थी? हार रही थी। अब देखो क्यों हार रही थी? क्योंकि न तो उनके पास हथियार थे और न खाने के लिए
भोजन। युद्ध के मध्य में जार निकोलस द्वितीय पहुंचा और कमान अपने हाथों में ले लिया, मतलब कि पहुंच गया, राज छोड़ करके चला गया लड़ने के लिए खुद, हम ही आवत नहीं। अरे अब राजा हैं, बाहुबली थोड़े ना है कि अकेले जाके सैगो को मार के आइएगा। पहुंचा, जार निकोलस द्वितीय, अब सुनो बहुत खतरनाक स्थिति आने वाला है। रूस प्रथम वर्ल्ड वार है, ये पहुंच गया, ये ऐसे बैठा हुआ था सब, क्योंकि इन लोग के पास ना भोजन था ना हथियार, हार रहा था। अब बीच में अब कौन पहुंच गया? राजा पहुंच गया कि चलो आ गए, हम आ गए। तो अब सुनो पीछे का हुआ तो हुआ गड़बड़। अब इधर दरबार हो गया खाली। दरबार क्या हो गया? ओहिजा ओकर एगो राष्ट्रपुतीन था, एकर एथु था, गुरु था, एकर पत्नी का नाम था जरीना। ये दोनों का गड़बड़ हो गया। घर राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिर गया। ये ससुरा गया है युद्ध लड़ने। क्रांति की शुरुआत हो गई। 7 मार्च 1917 को पुरानी कैलेंडर के अनुसार पेट्रोग्राड नामक सड़क पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला, रोटी दो का नारे लगने लगा। अगले दिन 8 मार्च को कपड़ों के मिलों की महिलाओं ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दे की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की टुकड़ी को गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। अंततः हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रावार्सोस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। फलस्वरूप 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी और इस तरह रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाह का अंत हो गया। ये पूरा घटना समझ में आ गया। 1905 में पहले तो हुआ था गड़बड़ कि हारा था, विश्व युद्ध में चला गया। विश्व युद्ध में चला गया तो वहां पे घरे जाके घरे उसका दिक्कत हो गया। ये कुछ हुआ था यहाँ पे, यही था राष्ट्रपुतीन, इसकी पत्नी थी। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब सर्वप्रथम लोआब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आशा किया था वैसी स्वतंत्रता नहीं मिली। यह बुजुर्गा सरकार तत्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल नहीं थी। अब सुनो, 1917 को पूरा विद्रोह हो गया और जितना सेना था ना, वो सेना भी अब उसका बात नहीं सुन रहा था, तो वो गद्दी त्याग दिया और भाग गया। अब वहां पे एक सरकार बना जिसका नाम था बुर्जुआ। इसका सरकार बना और इस सरकार गिर गई केरेंस्की के नेतृत्व में। अब ये भी सरकार सही से चला वाला नहीं। जब सरकार नहीं चला तो एक नया सरकार बना जिसका नाम था केरेंस्की। केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादी सरकार की गठन हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना, रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार ही नहीं किया। एक नया सरकार बना, जार हटा, तो सबसे पहले सरकार किसका बना? बुर्जुआ का। यह भी खत्म, तो फिर किसका सरकार बना? केरेंस्की का एक समाजवादी सरकार बना। अब वहां पे 2 गुट हो गए थे, एक साम्यवादी थे, एक बोल्शेविक थे। तो ये लोग नहीं मान रहे थे कि ना ये सरकार चलेगा या नहीं। अब होगा लेनिन का आगमन। इस समझ लो कि रूस को सबसे ज्यादा स्वतंत्र कराने में एक बड़ा काम किसका है? लेनिन का। अब सुनो क्या हुआ। जार सरकार ने लेनिन को निर्वासित कर दिया था। निर्वासित मतलब भगा दिया था। वह स्विट्जरलैंड रह रहा था। 1917 की क्रांति के समय जब जर्मनी की सहायता से और रूस के पेट्रोग्राद पहुंचा, रूस की जनता का उत्साह और बढ़ गया। लेकिन लेनिन ने घोषित किया कि रूस की क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अतः दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है। सुनो हुआ क्या था। ये जब लेनिन जब ओजा रह रहा था घरे, तो रूस में, तो इसको जार भगा दिया था, देश निकाला दिया था। अब तो जार हट गया है, भाग गया राजगद्दी छोड़ करके। ये दोबारा आया। लेनिन जो था वो जार के खिलाफ था। जार के खिलाफ मतलब समझ में आता है? जो जार का नीति था उससे क्या था वो,
खिलाफ था, वो डांटता था कि ये गलत हो रहा है। अब वो स्विट्जरलैंड रह रहा था, लेकिन जब आया तो मान लो कि हम जिसके विरुद्ध हमला कर रहे हैं, हमारे साथ देने के लिए कोई बड़ा नेता आ जाए, जोश दुगना हो जाता है। जिस लड़का लड़ रहा है किसी से, मान लो कि दोनों में लड़ाई हुआ है, लड़का लड़ रहा है, तनियो पॉपो डंडा लेके पीछे से आ गए और कहे खाली मार मार, एक दुगुना जाना जाएगा, होगा ना, दुगुना जाना जाएगा, मारने लगेगा कि चलो अब पीछे से भी कोई आ गया है। इसी में ऐसा ही हुआ, ये बोला कि देखो भैया ये क्रांति हुआ है, लेकिन बढ़िया क्रांति भी हुआ जबरदस्त क्रांति करते हैं, और एक दल का गठन किया जिसका नाम था बोल्शेविक दल। यही था अपना लेनिन, अपना नहीं था मतलब दुश्मन भी नहीं था। लेनिन ने 3 नारा दिया, भूमि शांति और रोटी। ऑब्जेक्टिव आता है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। लेनिन ने बल के प्रयोग से केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। केरेंस्की का सरकार बना है ना, बोल्शेविक लोग मान नहीं रहा, लेकिन सरकार उसी का है। शुरू बार बुर्जुआ का सरकार बनता, नहीं चला, केरेंस्की का बना, बोल्शेविक को मान नहीं रहा। बोल्शेविक का नेता कौन है? लेनिन है। लेनिन ने कौन सा नारा दिया? भूमि शांति और, जनता ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 को, पुरानी देशी कैलेंडर में 25 अक्टूबर था, इसी को अक्टूबर का क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। केरेंस्की की सरकार छोड़ करके भाग गया, और अक्टूबर की क्रांति इसी को कहा जाता है। अक्टूबर की क्रांति क्या है? जब बोल्शेविकों ने 1917 ईस्वी में, जो पुरानी कैलेंडर 25 अक्टूबर था, 25 अक्टूबर को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सरकारी सब पर कब्जा कर लिया और एक आंदोलन किया, एक क्रांति किया, उसी को कहा जाता है अक्टूबर का। इसमें क्या हुआ था? केरेंस्की जो था सरकार छोड़ करके क्या कर गया? भाग गया। अब शासन, अब सोचो भारत में मान लो कि मोदी जी का, बीजेपी का राज है, क्रांति हो गया पूरा देश में, तो मोदी जी भागेंगे, इसका मतलब सरकार दूसरे के हाथ में आएगा। अब सरकार आएगा मान लो कांग्रेस पार्टी के हाथ में, तो ऐसे ही है, वहां के शासन की बागडोर किसके हाथ में चली आई? अरे बांग्लादेश में हुआ था ना, सरकार किसका था? शेख हसीना का। तख्ता पलट हुआ तो जो विपक्षी था वो नहीं बन गया वहां का प्रधानमंत्री। ऐसे होता है ना, जब वो भाग गया तब दूसरे ने बना। भागने का मतलब क्या हुआ? कि आप सरकार छोड़ के भाग गए, इसका मतलब आप गिर गए, तभी तो भागे। तो जमन भगाया है ओकरे ना सरकार बनेगा जा, तो भगाया कौन था? बोल्शेविक, और बोल्शेविक के हाथ में आ गया। लेकिन अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। ट्रोट्स्की सरकार का क्या बना? विदेश मंत्री। विश्व में पहली बार सत्ता सर्वहारा वर्ग में आ गया। कौन सा वर्ग में आ गया? सर्वहारा। ये लेनिन था, इसने आर्थिक नीति लाया था 1921 में। अब सुनो, सत्ता पर लेनिन का कब्जा, लेकिन जटिल समस्या हुआ क्या? सबसे पहला काम किया लेनिन ने जब कब्जा हुआ था, ये जो विश्व युद्ध चल रहा था उसको एक संधि किया जिसका नाम था ब्रेस्ट लियोस्क की संधि। ऑब्जेक्टिव आया है कि ब्रेस्ट लियोस्क की संधि किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। और उसके साथ संधि करके बोला कि हम देखिए युद्ध लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर ही युद्ध हो रहा है, तो हम आपको क्या बचाने आए हैं। इस समय युद्ध में रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया, तभी अमेरिका, जापान, फ्रांस ने रूस पर हमला कर दिया। लेकिन लेनिन ने साहसपूर्वक इसका सामना किया। जब भाग रहा था तो सब बाकी उकर का विपक्ष वाला डटने लगा कि तू काहे भाग रहा है, सब हमला किया, लेकिन ये हमला के सामना किया। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया गया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त संगठन बनाया गया। 1918 ईस्वी में रूस विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित वाला देश बन गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल कर दिया। बोल्शेविक दल हटा करके क्या बोल दिया अब उसको, और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़ी को सुशोभित करके देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। ये झंडा बनाया लाल, और वहां पर हंसुआ और हथौड़ा, वहां पे उस पर चिन्ह बनाया, और वो बोला कि राष्ट्रीय झंडा ये हो गया अपने देश का। सत्ता संभालते ही लेकिन गड़बड़ क्या था? अभी पूंजीवादी लोग वहां बचल हैं, पूंजीवादी से टकरा गया। भूमिपतियों, जो बड़ा बड़ा जमींदार था, उनसे जमीन छीन करके इसने क्या किया? बांट दिया लेके किसानों में। फैक्ट्री के तकनीकी विस्तार को रोक लगा दिया, किसानों पर भी नियंत्रण लगाया गया। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब क्या हुआ?
कि ये थोड़ा सा सुधारना चाहता था, उसके लिए कंट्रोल किया जो बढ़ता जा रहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद उसको। लेकिन अब जिसे किसान पर प्रतिबंध लगाया गया कि तुमको इतना से ज्यादा उपजाना नहीं है, तो किसान लोग क्या है ना कि फसल जिसके पास ज्यादा था उसको लगा कि अब हमको से टैक्स बहुत ज्यादा लेगा, ये फसल में अपना सब जला दिया, अनाज को क्या कर दिया, जला दिया। 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफी गिर गया, खेतियों नहीं करता था सब कि बहुत ज्यादा टैक्स लेगा, लोग मरने लगे। लेनिन समझ गया कि एक ही साथ पूंजीवाद से टकराना सही, पूंजीपति से एक के साथ टकराना सही नहीं, लोग चाहेगा तो भुखमरी ला देगा। तब उसने 1921 में एक नई आर्थिक नीति लागू की जिसे पूंजीवाद और साम्यवाद का दोनों को ध्यान में रखा। ऑब्जेक्टिव आता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, लेनिन ने। कब लागू किया, 1921 में। क्या था आर्थिक नीति, देखो लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था को लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। क्या थी, देखो किसानों को अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित रूप से कर लगाया गया और बचा हुआ किसान अनाज किसानों का था, वो उसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। जैसे बोला गया कि देखिए आप लोग उपजाइए, बस थोड़ा सा एक हिस्सा इसी में से हमको दे दीजिए। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की ही है, किसी भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। बोला कि जिस संस्था में 20 कर्मचारी केवल है वो चुपचाप निजी रूप से चलाओ, उसमें कोई सरकार टोक रोक नहीं करेगा। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों में को काफी छूट दी गई। विशेष पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब सुनो, ये था, ये क्या कहा जाता है, लेनिन के काम। अब आया लेनिन की मृत्यु हो गई 1900। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये भी गड़बड़ है ना, मर गया ना, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब पहले नहीं कि जार निकोलस के बाद जार निकोलस 3 बन जाएगा, ऐसा तो था नहीं सिस्टम। लेनिन के बाद स्टालिन उत्तराधिकारी बना और 1929 में ट्रोट्स्की को हटा दिया। 1953 तक स्टालिन तानाशाह व्यवहार करता रहा। अब ये लेनिन मरा तो स्टालिन बना, ये बना तो इहो ससुरत तानाशाह बन गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और रूस विश्व की महान शक्ति बन गया। अब ये मर गया जब, तो फिर रूस जो है विश्व का महान शक्ति बन गया।